Hello everyone. Today we'll be discussing one more topic, that is the deadlock. Yeah, let's just start with its definition. It's not the proper definition. ये बस समझने के लिए कि the two or more processes are waiting on the same event to happen which never happens. इसका क्या मतलब है? Let's suppose ये वाला सिनारियो लेते हैं. We have two processes, that is P1 and P2, and have two resources, that is R1 as well as R2. तो इस डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है कि जो P1 है उसके पास P1 के पास हमारा ऑलरेडी कौन सा रिसोर्स है अवेलेबल, दैट इज़ R2, और P2 के पास हमारे पास कौन सा रिसोर्स है, दैट इज़ R1. और P1 किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए, और P2 किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 के लिए. तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है कि P1 रिक्वायर्स R1, P1 को R1 चाहिए, और बट R1 इज़ ऑलरेडी एलोकेटेड टू P2. बट हमने यहाँ पे देखा कि R1 ऑलरेडी एलोकेटेड है P2 को. सिमिलरली P2 रिक्वायर्स R2, बट R2 इज़ ऑलरेडी एलोकेटेड टू P1. इसका क्या मतलब है कि P1 को R1 चाहिए बट वो ऑलरेडी किस पे है, P2 पे है. तो जब तक उसे R1 नहीं मिलेगा उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा. सिमिलरली P2 को R2 चाहिए बट वो है किसके पास, P1 के पास. तो जब तक इससे R2 नहीं मिलेगा इसका भी एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होगा. सो इन दिस केस एक डेडलॉक बन रहा है, मतलब ना ये कुछ कर पा रहा है और ना ही ये कुछ कर पा रहा है. तो दिस सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं. सो अभी हमने एक और वर्ड पढ़ा था, दैट इज़ स्टारवेशन. तो स्टारवेशन क्या होता था, जब कोई प्रोसेस इनडिफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहा हो टू गेट इनटू द CPU, टू गेट प्रोसेस्ड. सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्टारवेशन. तो मेजर डिफरेंस स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या था कि स्टारवेशन में हमारा सिस्टम कभी हॉल्ट पोजीशन पे नहीं जाता, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है. मतलब अगर पूरा नया प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो कोई एक प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हो रहा है. बट इन द केस ऑफ डेडलॉक देयर इज़ नथिंग. ओके, सो द सिस्टम इज़ इन द हॉल्ट पोजीशन इन द केस ऑफ डेडलॉक. सो या नाउ मतलब अब डेडलॉक वैसे समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है. तो अब हम डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो यहाँ पे कुछ लिखा है, दैट इज़ डेडलॉक सिचुएशन कैन अराइज इफ़ द फॉलोइंग 4 कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली. डेडलॉक कब कब अकर करेगा, जब ये 4 कंडीशन साथ में अकर करेगी. तो पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है, यहाँ लिखा है ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज़ द रिसोर्स. तो ये तो हमें पता ही है. या मतलब अगर एक रिसोर्स है हमारा R1, तो ऐसा नहीं हो सकता कि P1 और P2 एक ही टाइम पे, एक ही टाइम इंस्टांस पे इसे यूज़ कर रहे हैं. जब P1 का काम हो जाएगा देन ओनली P2 से एक्वायर कर सकता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज़ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. तो ये तो हमेशा ट्रू ही होगी क्योंकि एक रिसोर्स एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ द होल्ड एंड वेट. सो होल्ड एंड वेट क्या सिचुएशन है, वी कैन कंसिडर दिस सिचुएशन एज एन होल्ड एंड वेट, क्योंकि यहाँ पे P1 ने R2 को होल्ड करा हुआ है एंड ही इज़ वेटिंग फॉर R1. सिमिलरली P2 ने R1 को होल्ड कर रखा है एंड इट इज़ वेटिंग फॉर द R2. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज होल्ड एंड वेट. द सेकेंड इज द नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन मतलब अब यहाँ पे ना तो हम लोग P1 को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, ना तो हम तो P2 को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं. अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाए, लेट्स सपोज अगर हम लोग P2 को प्रीएम्प्ट कर दें, तो ऑब्वियसली जो हमारा R1 है वो फ्री हो जाएगा और P1 उसे एक्वायर कर लेगा और उसका प्रोसेस हो जाएगा. तो जहाँ भी प्रीएम्पशन नहीं हो रहा होगा वहाँ डेडलॉक अकर करेगा. नाउ नेक्स्ट इज़ दी सर्कुलर वेट. तो सर्कुलर वेट इज़ काइंड ऑफ here you can see that कि यहाँ पे हमारी एक साइकिल बन रही है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज सर्कुलर वेट. सो अब डेडलॉक को प्रिवेंट करना क्या होता है. सो प्रिवेंट इज़ समथिंग कि हम इंश्योर कर ले दे बाय इंश्योरिंग दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशन कैन नॉट होल्ड, वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक सिचुएशन. मतलब इन चारों में से अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाए सो वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक सिचुएशन. तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द डेडलॉक
थ्रू दिस कंडीशन, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमेशा ही रहेगा कि पर्टिकुलर टाइम पे एक ही प्रोसेस एक सिंगल रिसोर्स को एक्वायर कर सकता है. सो here वी कैन रीड इट लाइक वी कैनॉट प्रिवेंट डेडलॉक बाय denying mutual exclusion condition. The second one is the hold and wait. So hold and wait के लिए हमारा एक सिनेरियो है जिससे कि डेडलॉक हैंडल हो सकता है. सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एलोकेट ऑल द रिसोर्सेज एक्वायर्ड बाय द प्रोसेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन. मतलब लेट्स सपोज हमारा एक प्रोसेस है P1, उसे अपने एग्जीक्यूशन के लिए 2 रिसोर्सेज की नीड है, दैट इज R1 एंड R2. ठीक है. सो इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही हमें क्या करना है, हमें इसे सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा देना है. ठीक है. मतलब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, ये आया है, इसने बोला कि मुझे इन इन चीज़ों की नीड पड़ेगी, अभी पड़ रही है या इन फ्यूचर पड़ रही है, तो मुझे वो प्रोवाइड कर दो. तो इसे पहले ही दे दिया गया. मतलब अगर P1 आता और वो स्टार्टिंग में ही बोलता मुझे R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए, तो उसका एग्जीक्यूशन हो पाता. नाउ दिस इज द सेकेंड पॉइंट एज वेल. This is the process should release all existing resources before requesting new resources. Here we have seen that P1 जो था उसे R1 और R2 चाहिए था तो उसने पहले ही ले लिया. अब इन फ्यूचर अगर उसे R3 की नीड है तो वो ये नहीं करेगा कि वो यहाँ से R3 को रिक्वेस्ट कर देगा, उसे ये सारे रिसोर्सेस रिलीज़ करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ और प्रोसेसेस भी इनका वेट कर रहे होंगे. सो बाय दिस we can control the deadlock situation, but there is some disadvantages regarding this scenario. So the first thing is that कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब भी वो नए का बोल रहा है तो हमें सारे के सारे रिलीज़ करने पड़ रहे हैं. प्लस लेट्स सपोज अगर R1 की नीड उसे अभी है और R2 की नीड उसे बहुत बाद में है और उसने पहले ही एक्वायर कर लिया उसे, और कोई दूसरा प्रोसेस है दैट इज़ P2, उसे अभी R2 की नीड है, सो ही हैव टू वेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो रहा है. और जैसे कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है और जो P2 है हमारा वो R2 का वेट करता रह रहा है, मतलब प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन अकर करेगी यहाँ पे. सो जस्ट नेक्स्ट थिंग इज़ नो प्रीएम्पशन. तो नो प्रीएम्पशन को एक फ्लो चार्ट से देखते हैं. सो यहाँ पे अगर हमारा P1 है जिसको R1 चाहिए, ठीक है, R1 उसे एक्वायर करना है, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि R1 फ्री है. अगर R1 फ्री होगा, मतलब R1 रिसोर्स फ्री होगा, तो ऑब्वियसली P1 को R1 एलोकेट कर देंगे. और अगर वो फ्री नहीं है, इफ़ R1 इज़ नॉट फ्री एंड एलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस दैट इज़ P2, तो यहाँ पे भी 2 सिनेरियो बनता है कि अगर P2 हमारा अंडर एग्जीक्यूशन है तो P1 वेट करेगा, क्योंकि वो अंडर एग्जीक्यूशन है तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा वो R1 को रिलीज़ कर देगा. बट देयर इज वन मोर कंडीशन कि अगर P2 अंडर एग्जीक्यूशन है ही नहीं, मतलब वो किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये है लाइक P1 ने हमारा R1 मांगा, बट R1 है किसके पास, P2 के पास, और P2 अभी एग्जीक्यूशन में नहीं है और वो किसी R2 का वेट कर रहा है. तो ये तो एग्जीक्यूशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, P2 से R1 को प्रीएम्प्ट कर देंगे. मतलब P2 से R1 ले लेंगे और R1 किसको प्रोवाइड कर देंगे, P1 को प्रोवाइड कर देंगे. होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो यहाँ पे लिखा है देन प्रीएम्प्ट R1 फ्रॉम P2 एंड गिव इट टू P1. सो इससे भी हमारा डेडलॉक प्रिवेंट किया जा सकता है. नाउ द फोर्थ वन इज़ द सर्कुलर वेट. तो सर्कुलर वेट कंडीशन को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है मतलब हम जो रिसोर्स है वो एक यूनिक नंबर में ही असाइन कर सकते हैं या फिर अक्वायर कर सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर सकता है. जैसे रिसोर्स विल बी असाइंड विद अ यूनिक नंबर. ठीक है. प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स ओनली इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबरिंग. मतलब अगर पहले P1 ने R5 लिया है, फिर उसने R7 की नीड करी है, तो वो R3 को नहीं ले सकता. सो इस कंडीशन से हमारा क्या होगा, हमारा सर्कुलर वेट की कंडीशन भी सॉल्व हो जाएगी. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, वही है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन अपना कम है और कम रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से थ्रूपुट घट रहा है. सो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक हमारे पास है P1 तो हमारे पास है P2. अगर
R1, अगर R2 है, P1 को ऑलरेडी एलोकेटेड, एंड R1 है, P2 को एलोकेटेड, तो जो हमारा P1 है वो R1 को रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पहले से R2 है, तो ये वाला यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन बनेगी नहीं. सो दैट्स ऑल अबाउट द डेडलॉक, और ये केवल डेडलॉक का एक इनिशियल वीडियो थी. फर्दर विल डिस्कस अबाउट द डेडलॉक अवॉइडेंस और वेरियस एल्गोरिदम्स. सो या, थैंक यू.